स्वागत है दोस्तों आप लोगों का जैवाणु बायोमोलिक्यूल की क्लास नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट की हमारी जो क्लास चल रही थी कल उसी को आगे बढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट किया गया था पॉलीमर की एक टेबल ड्रॉ करके हमारे साथ शेयर करना। केवल पूजा ने शेयर की है टेबल, तो अच्छी बात है, बट एक ही स्टूडेंट ने की तो काफ़ी दुख हुआ है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस देखे और पढ़ाई भी कर रहे हैं वीडियो से, बट टेबल किसी ने शेयर नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ अब कर देंगे। दूसरी बात ये एक रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ आप अपनी तैयारी भी करते रहें। तो इस टेस्ट के एंड में आज ये जो आपकी क्लास है इसके एंड में इसी कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा रिवीजन आपका होगा। दूसरी बात है कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे तैयारी करना है, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है पादप कोशिका का एक आवश्यक अंग है ना। पादप कोशिका, पादप कोशिका का अंग क्या क्या है? ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है पादप कोशिका का एक अंग भी है? स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज है या विटामिन है? तो इसका सही जवाब है सेल्यूलोज। पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है सेल्यूलोज, सेल वॉल बनी होती है। और इस सेल्यूलोज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे इसी क्लास में है, तो और सेल्यूलोज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिका का आवश्यक भाग कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो पादप कोशिका में शामिल होता है वो है आपका सेल्यूलोज। सही जवाब होगा इसका सेल्यूलोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अगला क्वेश्चन है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है ना। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी, अल्फा मतलब लीवो रोटेटरी, अल्फा सॉरी है ना आपका अल्फा, आपका अल्फा है डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों ही एक अल्फा आइसोमर्स है और एक बीटा आइसोमर्स है आपका। दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है पॉजिटिव सिंबल के साथ, बट अलग अलग है। वो अलग अलग कैसे, वो भी आगे एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा। इसके ऑप्शन है, पहला है प्रतिबिंब रूपी समावयव या जिसको हम बोलेंगे एनेंशियोमर्स। ठीक है, प्रतिबिंब रूपी समावयव एनेंशियोमर्स ये। अगला है ज्यामितीय समावयव, तीसरा है एपीमर्स और चौथा है एनोमर्स। तो इसका सही जवाब है एनोमर्स। एनोमर्स के बारे में कल हमने बात की थी कि एनोमर्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें केवल ऐसे आइसोमर्स होते हैं, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र एक जैसा होता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अलग अलग। ये कल इसके बारे में डिस्कस हुआ था कि इसका एग्जाम्पल कल की क्लास मतलब आज बताएंगे। तो एनोमर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक तरीके से समाये हुए यौगिक होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला आणविक सूत्र एक जैसा होता है, लेकिन जब संरचना ड्रॉ की जाती है तो संरचना में डिफरेंस आता है इस कार्बन फर्स्ट पे, पहले वाले कार्बन पे, और साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये OH और ये OH। ठीक है, पहले कार्बन पे यहाँ OH इस डायरेक्शन में और यहाँ OH इस डायरेक्शन में, बस यही डिफरेंस है दोनों में मेन, जो इनको बनाता है एनोमर्स। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या है? प्रतिबिंब रूपी समावयव एनेंशियोमर्स है, ज्यामितीय समावयव एपीमर्स है या एनोमर्स है? तो इसका सही आंसर है ये क्या है? एनोमर्स है। ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और एनोमर्स किसको बोलेंगे? ऐसे समावयव जिनमें केवल कार्बन फर्स्ट की पोजीशन में जो फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह होता है उसकी ओरिएंटेशन, उसकी जो विन्यास होती है वो अलग अलग जगह पे होती है, बस उनको ही हम क्या बोलेंगे? एनोमर्स बोलेंगे। तो ये एनोमर्स जरूर ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, सेल्यूलोज का फिर ये क्वेश्चन आ गया एक सेल्यूलोज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन सेल्यूलोज से रिलेटेड था। सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से निम्न में से क्या प्राप्त होगा? यानी कि जो सेल्यूलोज है इसको हम जल अपघटन करें तो क्या मिलेगा? एल ग्लूकोज मिलेगा, डी फ्रक्टोज मिलेगा, डी राइबोज मिलेगा या डी ग्लूकोज मिलेगा? तो सही जवाब है कि डी ग्लूकोज हमको प्राप्त होगा जब हम सेल्यूलोज का पूर्ण रूप से जल अपघटन करें। ठीक है, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का रैखिक बहुलक है ना। सेल्यूलोज क्या हो गया? बहुलक हो गया।
बना किससे है वो, डी ग्लूकोज रेखीय, यानी ऐसे डी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट सिंगल यूनिट आपस में एक सीधी सीधी चेन के रूप में जुड़ गई, तो इस तरीके से डी ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ये सेल्यूलोज का निर्माण हुआ डी ग्लूकोज के मिलने से। और साथ में जो काम का पॉइंट है वो ये है कि C1 दूसरे के C4 के साथ बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़े हुए हैं, यानी कि पहला कार्बन चौथे कार्बन से ऑक्सीजन बंध से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोले गए हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये यहाँ डेफिनेशन देख ले, ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की परिभाषा क्या है कि जब दो मोनोसेकेराइड इकाई, अब मोनोसेकेराइड मतलब कि ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच ऑक्सीजन द्वारा बना हुआ बंध है ना, ये एक मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, दूसरा मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में जब भी ऑक्सीजन से जो बंध बनेगा, जो दोनों इकाइयों को, दोनों अलग अलग ग्लूकोज को जोड़ेगा, पहले कार्बन को चौथे से जोड़ेगा, तो उस बंध को, उस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि सेल्यूलोज जो है उसका पूर्ण जल अपघटन पे क्या प्राप्त होगा, एल ग्लूकोज प्राप्त होगा, डी फ्रक्टोज, डी राइबोज और डी ग्लूकोज। तो सही जवाब है डी ग्लूकोज, क्योंकि डी ग्लूकोज एकलक इकाई मोनोमर है जो सीधी सीधी चेन में जुड़ के सेल्यूलोज का निर्माण करेगा, और जुड़ेगा कहाँ, C1 और C4 इन दोनों के बीच में जुड़ेगा और ऑक्सीजन बंध से जुड़ेगा, और इस ऑक्सीजन बंध को नाम क्या दिया गया, ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ग्लाइकोसाइडिक बंध की परिभाषा क्या होगी, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच जब ऑक्सीजन से जो बंध बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोज का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। लैक्टोज का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, केवल अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा, अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा, अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा। ये अल्फा बीटा इनके आइसोमर समावयवी रूप है, और ये डी डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी दक्षिणावर्त। ठीक है, अगर एल होता तो लिवो रोटेटरी, है ना। तो लैक्टोज जो है किसके द्वारा निर्माण होगा लैक्टोज का, अल्फा डी गैलेक्टोज होगा और बीटा डी ग्लूकोज होगा, इन दोनों के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होगा। ठीक है, लैक्टोज जो है तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड के साथ जल अपघटन पर डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का समअणुक मिश्रण देता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज दोनों मिलकर लैक्टोज बनाएंगे, या लैक्टोज की क्रिया तनु अम्ल से यानी कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज मिलेगा। और क्वेश्चन क्या था कि लैक्टोज का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सही जवाब क्या हुआ हमारा, एक तो डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज। डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज तनु अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, आपका जो है ये लैक्टोज आपको देंगे, या ऐसे बोल सकते हैं कि लैक्टोज का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे तो ये टूटेगा। ठीक है, और ये दो आपका जो है मोनोसेकेराइड यूनिट आपको देंगे, कौन कौन सी, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीसेकेराइड में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होती, पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन लास्ट क्लास में कल आपको बताई थी कि कई सारे मोनोसेकेराइड जब आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, या इसको ऐसे बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड है उसका हम जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसेकेराइड मिलेंगे, और मोनोसेकेराइड एक जैसे भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इन जो पॉलीसेकेराइड यूनिट जो बनी है ये किस बंध से जुड़ के बनी, ग्लाइकोसाइडिक बंध है, एनोमेरिक है, एपीमेरिक है या पॉलीमॉर्फिक है, और सही जवाब है ग्लाइकोसाइडिक बंध, जो कि अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि दो अलग अलग यूनिट के बीच में अलग अलग कार्बन की पोजीशन पे ऑक्सीजन से जो बंध बनता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं ना। पॉलीसेकेराइड को संघनन बहुलक माना जा सकता है जिसमें मोनोसेकेराइड एक अलग इकाई है, किस बंध से जुड़ी हुई है, ग्लाइकोसाइडिक बंध से आपस में जुड़ी हुई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और याद हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड किस बंध से जुड़ा हुआ है आपस में, ग्लाइकोसाइडिक बंध से, और ये बंध किस किस के बीच में, मोनोसेकेराइड के बीच में। मोनोसेकेराइड एक अलग इकाई होगी पॉलीसेकेराइड की, ये मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे ऑक्सीजन बंध से और ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ेंगे और आपका जो है बहुलक बनाएंगे, क्या बनाएंगे आपका, पॉलीसेकेराइड्स। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये आपका सेल्यूलोज, इस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी, बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेल्यूलोज मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता है,
क्योंकि उनमें सेल्यूलोज जल अपघटित एंजाइम की कमी होती है ना। सेल्यूलोज मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता क्योंकि उनमें सेल्यूलोज जल अपघटित एंजाइम की कमी होती है। और उस एंजाइम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है कि जो सेल्यूलोज है, हम लोग इस सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि इसको पचाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है वो नहीं है। अब वो एंजाइम का नाम पूछा गया है कि सेल्यूलेज है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, यूरियज है, तो नाम से पता चल रहा है सेल्यूलेज एंजाइम सही जवाब है। अब वो कैसे है, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझते हैं। मानवीय पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, तो किसके पास होता है? जंतुओं के पास। यद्यपि सेल्यूलो एंजाइम जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी के स्टोमक में, आमाशय में उपस्थित होता है। इसी कारण घास खाने वाले जानवर घास पौधों के सेल्यूलोज को ग्लूकोज में रूपांतरण द्वारा भोजन की भांति उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, ये सब जो है इस सेल्यूलोज को पचाकर ग्लूकोज में इकट्ठा करके रख लेते हैं और जरूरत पड़ती है इस ग्लूकोज का डिग्रेडेशन तोड़ते हैं। जैसे कल एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने माल्टोज वाली, माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उसको CO2 रेस्टूम कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये यहाँ वही प्रोसेस होती है कि सेल्यूलोज ग्लूकोज में इकट्ठा करके रख लिया था, जब जरूरत होती है एनर्जी की, बॉडी को काम करने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उस ग्लूकोज को तोड़कर वो एनर्जी प्राप्त करके हम उनकी बॉडी को जिंदा रखते हैं। तो ये है सेल्यूलोज से रिलेटेड। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख ले। क्वेश्चन क्या था कि सेल्यूलोज मनुष्य द्वारा नहीं पचा सकता क्योंकि उनमें सेल्यूलोज एंजाइम जल अपघटित करने वाला एंजाइम नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या है? सेल्यूलेज। और सेल्यूलो एंजाइम सेल्यूलोज को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, हम लोगों के पास नहीं है। बहुत सी बार जो है अपेंडिक्स बढ़ जाती है, तो इसीलिए पहले प्रीमिटिव में, आदि मानव में जो है जब घास वगैरह खाते थे तो वो अपेंडिक्स इसको पचाने में हेल्प करती थी। लेकिन आज एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और किसी से जब बढ़ जाती है तो फिर वो उससे रिलेटेड ऑपरेशन वगैरह करने पड़ते हैं, जो कि आपने बायो में पढ़ा होगा इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड है ना। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सा है? डाइसेकेराइड क्या होता है? कल हमने पढ़े थे मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड, यानी कई सारे मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। और ओलिगोसेकेराइड के अलग अलग टाइप बताए थे। एक बताया था डाइसेकेराइड, एक बताया था ट्राई, फिर एक बताया था टेट्रा। तो यहाँ पूछा जा रहा है दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सा है? माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या स्टार्च है? और सही जवाब है लैक्टोज। इसको जो है मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज मिल्क के अंदर दूध में होती है। लैक्टोज का मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। और बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। तो दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड कौन सी है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज एज ए डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जिसको हम मिल्क शुगर भी कह सकते हैं या मिल्क शुगर भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से ग्लूकोज में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ, निम्नलिखित में से ग्लूकोज में कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं? एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड एल्कोहल होता है, केवल एल्कोहल या कीटोन और एल्कोहल। तो सही जवाब है एल्डिहाइड और एल्कोहल। ये आसान है, लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, याद रखने का तरीका यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। इन दो तरीकों के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं। और ये प्रमाण इसलिए दिए गए कि इन प्रमाण से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना। पहले इनको समझ लेते हैं। एक तो हम पढ़ चुके हैं ग्लूकोज का ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है ना। ये कल ही पढ़ा था, और उससे पहले भी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं तब इसके बारे में बात की थी। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, जिसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। मतलब कि ये दर्शाता है कि ग्लूकोज के अंदर CHO होता है, जिसका ऑक्सीकरण करते हैं ना Br वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, तो COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा CHO की जगह। तो क्या दिखा रहा है कि CHO का ऑक्सीकरण से एसिड बनता है, यानी कि एल्डिहाइड समूह पे उपस्थित है। तो एक तो हो गया आपका एल्डिहाइड। अब एल्कोहल उपस्थित होता है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देता है ना। एसीटेट है ये, ओनली एसीटेट बनाता है। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और पेंटा एसीटेट मतलब कि 5 एसीटेट ग्रुप इंट्रोड्यूस हुए, तो ये बता रहा है उस ग्लूकोज के अंदर जो है 5 OH ग्रुप होते हैं। एक ये रहा, 4 ये रहा और एक ये रहा 5। ठीक है, ये 5 OH यानी कि आपका जो एल्कोहल ग्रुप है इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बता रहा है। ये आपका ग्लूकोज है
और ये आपका एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO और O, RCO और ये O कंबाइन इससे जुड़ जाएगा, तो ये एसिडिक ये एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला है ना, CH3CO एसिडिक एनहाइड्राइड है। इसकी अभिक्रिया, इसके 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके इस तरीके से एसिडिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप क्या है इसको समझ ले, ये वाला है ना, COOCH3, ये एसिडेट ग्रुप है, ये इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, है ना। 4 और 1 5, और आपके एल्कोहल OH कितने थे, 4 ये और 1 5, तो 5 OH की जगह 5 एसिडेट ग्रुप आ गए, इसलिए इसको बोला गया ग्लूकोज पेंटाएस्टेट, जो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। एक और है एल्कोहलिक समूह के लिए, एक और एक ग्लूकोज जब HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करता है तो सेकेरिक अम्ल देता है ना, मतलब ग्लूकोज का कल हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया करवा के, उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो सेकेरिक अम्ल मिलेगा, और इस ग्लूकोज का भी HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेंगे तो सेकेरिक अम्ल मिलेगा, जो कि प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति दर्शाता है ना। एल्कोहल का अलग अलग नेचर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सिंगल OH होता है तो प्राथमिक हो जाएगा आपका, इस कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 R हो तो प्राथमिक हो जाएगा। अगर इसके साथ जो है OH बढ़ते जाए, ठीक है, आपका R बढ़ जाएगा, ये R और ये एक H ही रह गया तो द्वितीयक हो जाएगा, और तृतीयक में 3 R हो जाएंगे आपके, ये तृतीयक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल समूह मतलब कि एक OH ग्रुप यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल के रूप में उपस्थित है, जिसका ऑक्सीकरण करने पर हमें सेकेरिक एसिड मिल रहा है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे एक प्राथमिक एल्कोहल समूह उपस्थित है। तो इतना जो लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है, उसका क्वेश्चन केवल इतना सा था कि कौन सा है एल्डिहाइड के अंदर जो क्रियात्मक ग्लूकोज के अंदर जो है क्रियात्मक समूह, एक तो एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है। तो एल्डिहाइड के लिए हमने देख लिया ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर हमें जो है ग्लूकोनिक अम्ल मिलेगा, और एल्कोहल की उपस्थिति के लिए एक तो एसिडिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाई और पेंटा एसिडेट बनाया, 5 OH ग्रुप की उपस्थिति दर्शाएगा, और साथ में जो HNO3 से जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे ग्लूकोज का तो सेकेरिक अम्ल मिलेगा, ये भी जो है एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति दिखाएगा। तो इन उदाहरणों को लेके जो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है, इससे देकर भी पूछ सकते हैं, जैसे दे दे ग्लूकोज की HNO3 से अभिक्रिया होती है तो सेकेरिक अम्ल देता है, और उसी का जो ग्लूकोनिक अम्ल भी सेकेरिक अम्ल देता है, तो इससे क्या पुष्टि होती है, इससे पुष्टि होती है कि यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है। ठीक, इसके ऊपर कि जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है तो ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनता है, तो इस बात से किस चीज की पुष्टि होती है, यहाँ पे 5 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। और एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के लिए क्या दिया जाएगा कि ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल से होती है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, इससे किस चीज की पुष्टि होगी, एल्डिहाइड की। तो इन 3 स्पष्टीकरणों से 3 अलग क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत काम का है ना। तो और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके के स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन जब हमारे तैयार होंगे तो आप भले क्वेश्चन कम करें, लेकिन इन स्पष्टीकरण से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। मेन उद्देश्य इतना एक्सप्लेन करने का बस यही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, हाँ ये बहुत काम का है, म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। इनमें से कौन है जो म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता, वो समझाएंगे कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। माइनस फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज प्लस लेक्टोज प्लस माल्टोज, तो इसका सही जवाब है प्लस सुक्रोज। ये है जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाता। अब इस म्यूटा रोटेशन को ध्यान से समझिएगा। प्रकाश सक्रिय यौगिक यानी ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, है ना, का समय के साथ विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त, डेक्स्ट्रोरोटरी लिवरोटरी में एक साम्य मान मतलब एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक स्वतः परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अब ये जो थोड़ी टिपिकल हिंदी इसको समझ लीजिए, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो समय के साथ साथ उनके घूर्णन में परिवर्तन आता है, ठीक है, उनके घूर्णन का जो कोण है उसका जो परिवर्तन का जो घूर्णन का जो मान है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है। कब तक होता है, जब तक एक इक्विलिब्रियम जो है नहीं बन जाता है ना, जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाएगा तब तक आपको जो है वो घूर्णन देखने को मिलेगा डी और एल के बीच में, जब तक दोनों साम्य अवस्था में इक्वल नहीं आ जाते। तो इस जो परिवर्तन है इसको हम बोल रहे हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, एक अल्फा डी और एक बीटा डी, दोनों ही जलीय विलयन में परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं।
प्रत्येक रूप दोनों के साम्य मिश्रण में, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, साम्य अवस्था नहीं आ जाती, तब तक मंद गति से परिवर्तित होते हैं। तो परिवर्तित होकर क्या करेंगे, देखिए अल्फा डी प्लस के ताजे बने जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन समय के साथ, ये अल्फा डी प्लस का जो विशिष्ट घूर्णन है वो धीरे धीरे समय के साथ 111 डिग्री से घटकर 52.5 डिग्री आ जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का। और इसका उल्टा बीटा डी प्लस का 19.2 से बढ़ता हुआ कहाँ जाएगा, 52.5। ये देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट आ गया 52.5। इसका कम हुआ, किसका, अल्फा डी का, और बीटा डी का बढ़ा, और बढ़ के दोनों एक जगह आ गए, मतलब कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया, साम्य अवस्था बन गई। तो इस घटना को, जिसमें एक का घूर्णन बढ़ रहा है, घूर्णन का जो मान है बढ़ रहा है, और एक का कम हो रहा है, और दोनों एक ऐसे मान पर जाते हैं बराबर, इक्वल, साम्य अवस्था बन जाएगी। तो इस घटना को बोलेंगे म्यूटा रोटेशन या परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। और कौन नहीं दिखाएगा इनमें से, जो प्लस सुक्रोज है वो नहीं दिखाएगा म्यूटा रोटेशन। तो उम्मीद है ये म्यूटा रोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए, निम्नलिखित में से रेफिनोज क्या है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। ट्राइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइसेकेराइड है रेफिनोज। ट्राइसेकेराइड के बारे में बात की थी, ओलिगोसेकेराइड के टाइप है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, है ना। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि इस रेफिनोज के अंदर जो है 3 शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी। 3 के लिए क्या आ गया, ट्राइसेकेराइड है ना, 3 शुगर यूनिट है किसके अंदर, रेफिनोज के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड। अगला क्वेश्चन है, ऐसा शुगर, ऐसी शर्करा जिसमें डाइसेकेराइड नहीं है ना, ऐसी शुगर हमको बताना है जिसमें डाइसेकेराइड नहीं है। लेक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ये तीनों, ये और ये डाइसेकेराइड है, केवल जो गैलेक्टोज है ये डाइसेकेराइड नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है इस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा, तो मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज, लेक्टोज और सुक्रोज, है ना, ये सभी मीठे, लेकिन इन सब में से मीठा स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है अंगूर में होता है, ज्यादातर जो फल होते हैं उनके अंदर जो शुगर है वो फ्रक्टोज के फॉर्म में ही है। मीठी शर्करा सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे, जो हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। अभी आगे बढ़ते हम, कार्बोहाइड्रेट को एक बार रिवाइज कर ले आप लोग। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट की आप डेफिनेशन कर लें, है ना, परिभाषा। फिर उसके टाइप्स, प्रकार, है ना, टाइप्स में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में आएगा, फिर है ना आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, और सबके एग्जाम्पल जरूर कर लें, और हो सके तो उनके फॉर्मूले भी, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट में परिभाषा कर ले, इनके टाइप्स कर ले। फिर जैसे मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज बहुत काम का है, इसकी सारी रिएक्शन कर ले। ग्लूकोज की रिएक्शन दी हुई है किस किस के साथ, जैसे HNO3, ब्रोमीन वाटर, पेंटाइस्टेट वाली रिएक्शन देखी थी, तो वो सारी रिएक्शन। फ्रक्टोज की रिएक्शन देख लें, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च है, ये देख सकते हैं। और उसके अलावा स्टार्च देख सकते हैं आप, लेक्टोज देख ले, और भी जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो सब देख लें आप। तो ऐसा करके आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होगा। और साथ में कार्बोहाइड्रेट के यूजेस, जो उपयोग हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं, फिर भी कभी अगर हमारा कंटेंट कंप्लीट होगा तो किसी भी तरह क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ याद रख सके। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हमारा प्रॉपर तैयारी होगी, नोट्स हमारे प्रिपेयर होंगे, है ना, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आप क्या प्रिपेयर करें अभी से नोट्स। वो क्यों, क्योंकि भले अभी एग्ज़ाम का कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं आया है, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट के इंतज़ार में बैठे हैं तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है ना। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम कभी भी हो, है ना, एग्ज़ाम अभी इस कोविड में एग्ज़ाम होना मुश्किल है, तो जब भी उसका एडवर्टाइजमेंट आए हमारे को तो बहुत अच्छा टाइम मिला है, ताकि हम जो है अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और जब इतने सारे स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमको नंबर 1 बनने के लिए, आगे निकलने के लिए कुछ तो स्पेसिफिक करना ही पड़ेगा। और स्पेसिफिक क्या है, अभी से प्रॉपर एक तैयारी कर लें,
ठीक है। प्रॉपर तैयारी जैसे कि पॉलीमर इससे पहले पढ़ा है आपने, पॉलीमर के इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, और एक क्वेश्चन में 2-3 क्लासें थी हमारी पॉलीमर की, ठीक है, 2 क्लासेस के समथिंग थी, तो 20 क्वेश्चन के ऊपर वो है, और उन एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हर एक एक्सप्लेनेशन में नहीं करते 2 आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो 40 से 50 क्वेश्चन तो पॉलीमर के आपने तैयार कर ली। फिर एक टेबल ड्रॉ करने को बोला है आप लोगों को, तो वो टेबल आप ड्रॉ करेंगे तो उससे भी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, तो एक प्रॉपर तैयारी होगी, इसको प्रॉपर तैयारी बोलेंगे। आप नोट्स बनाइए, उसमें अगर आपको हेल्प लगती है तो आप हमको कमेंट करिए, बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। ये तो होगी पॉलीमर की बात है। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, वो नोट्स वो ऐसे पॉइंट्स बनाइए, और कार्बोहाइड्रेट की भी टेबल बना लीजिए आप। टेबल से क्या फ़ायदा होगा, टेबल से फ़ायदा होगा कम में ही आपका ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक टेबल आपने ड्रॉ कर दी, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है, क्या नाम है, क्या यूज़ है, क्या फॉर्मूला, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, अपने अपने हिसाब से बना लीजिए छोटा छोटा। तो जब एग्जाम टाइम पे जाएंगे तो पूरा बुक खंगालने की जरूरत नहीं, केवल टेबल देख लीजिए, सारा अपने आप बहुत शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद कल हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन के बारे में डिस्कशन होगा कल। तो जो प्रोटीन है वो आपका वो भी ऐसे ही होगा, क्लासेस प्रोटीन और एंजाइम, इसके भी क्वेश्चन कल साथ में चलेंगे, प्रोटीन और एंजाइम के। तो पहले कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसीलिए इजी वे में आराम से स्लोली आगे बढ़ते हुए, ताकि ज़्यादा फास्ट होगा तो बहुत समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, ये भी समझिए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत सी बार डबल बार रिवाइज करके, ताकि आसानी से एक एक वर्ड आप आसानी से समझ सकें। तो प्रोटीन के ऊपर बना लीजिए आप, तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अभी आपके पास टाइम है, बहुत इत्मीनान से आप वीडियोस देखिए। वीडियोस में जितना हम कोशिश करते हैं, जितना एक दिन भर में आप तैयारी करेंगे 10-12 क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लगेगा उसको भी तैयार करने में। उससे रिलेटेड कंटेंट आप सर्च करिए, ढूंढिए, आपको पता चलेगा कितना टाइम लगता है उसको तैयार करने में। तो हमारी तरफ से 100% देने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आउटपुट में आप अगर 100% देंगे अपना तो सक्सेस ही मिलेगी, इसके अलावा दूसरा कुछ मिलना ही नहीं है, ठीक है। और सक्सेस भी आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी। तो सक्सेस होने के लिए अगर हम 100% हमारी तरफ से तैयारी करें, कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग ही बता सकते हैं कितना सक्सेस है, और उसके बाद ये 100% आप भी अपनी तैयारी करिए। तो इतना सब कहने का मीनिंग ही सिर्फ इतना सा है कि एग्ज़ाम के भरोसे बैठ के अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगी फिर हम तैयारी करेंगे, तो दैट नॉट पॉसिबल, बिल्कुल संभव नहीं है वो। आप अभी से तैयारी कीजिए, एग्जाम आने के बाद तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो हमारा तैयार हो गया, आप और कुछ एक्स्ट्रा कर लें, और उनको किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कम टाइम में मैक्सिमम, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आए जिसको सोल्व करने के लिए हमें सोचना पड़े तो एटलीस्ट टाइम तो होना चाहिए। तो वो टाइम कब मिलेगा, जब आपके बाकी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे और आपके पास टाइम होगा। तो ये सारा प्रॉपर मैनेजमेंट है, और ये मैनेजमेंट आप अभी से एक हैबिट डालेंगे सारे कंप्लीट करने की, नोट्स वगैरह बनाने की, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो हमने बोला है कि आप उसी के हिसाब से अपना काम शुरू करेंगे, और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, आप एक कमेंट करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, तो अगले दिन या जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। और जब हमने बोला पॉलीमर की टेबल ड्रॉ करना, तो केवल एक टेबल ड्रॉ है, उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, तो जरूर कीजिए। आपका एक आंसर भी हमें बहुत खुशी था, एक आंसर आया पूजा का, हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे भी उन्हें अपनी तरह से बना के दिए, और एक एग्जाम्पल भी कल उस जो है वीडियो में दिया था कि किस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं पॉलीमर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही आप शुरू करेंगे और एक प्रॉपर मैनेजमेंट बना के काम करेंगे। इससे रिलेटेड भी अगर कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू।